दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग निद्रा के बारे में बात करेंगे कि पहला चीज़ है कि आयुर्वेदीय संहिताओं में निद्रा के बारे में क्या कहा गया है, नींद के कितने भेद होते हैं, कैसे लोगों को या किन लोगों को दिन में सोना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि कैसे लोगों को दिन में सोना नहीं चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि किस ऋतु में दिन में सोना चाहिए हर किसी को। छठा पॉइंट है कि किस ऋतु में या किसी भी ऋतु में कैसे लोगों को कभी नहीं सोना चाहिए। सातवें पॉइंट में हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से नींद का डिस्क्रिप्शन प्राप्त करेंगे। और आठवें पॉइंट में हम लोग निद्रा नाश, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, उसके बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदीय संहिताओं में निद्रा का महत्व बताते हुए निद्रा को त्रय उपस्तंभ में शामिल किया गया है। त्रय उपस्तंभ का मतलब होता है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को मिलाकर त्रय उपस्तंभ कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों अगर सम्यक हो, मतलब जितना हमारे शरीर को चाहिए अगर उतना मिल रहा है, तो यह सुख कारक होगा, बल कारक होगा, पुष्टि कारक होगा, वृषता कारक होगा और जीवनदायक होगा। अगर ये सम्यक नहीं है, अगर ये बराबर मात्रा में हमको शरीर को जितना चाहिए, मतलब अच्छा आहार अगर नहीं मिले या ज़्यादा मिले, निद्रा या तो कम मिले या बहुत ज़्यादा मिले, और ब्रह्मचर्य जीवन जो है बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं हो, इसका अगर सम्यक योग नहीं हो, तो फिर यह दुख कारक भी होता है, बल का नाश करने वाला भी होता है, दुर्बलता उत्पन्न करने वाला भी होता है, क्लीबता यानी कि एक प्रकार का इम्पोटेंसी या सेक्सुअल वीकनेस भी क्रिएट करता है, अज्ञान का कारण भी होता है और मृत्यु कारक भी होता है। निद्रा इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको 13 अधारणीय वेगों में काउंट किया गया है। अधारणीय वेग का मतलब हो गया कि वैसे नेचुरल कॉल्स जो शरीर में उपस्थित हो जाएं तो उनको क्या करना, होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे हमको नींद लग गया, नींद आ रहा है तो उसको होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है। पेशाब आ गया तो उसको रोकना नहीं है, लैट्रिन आ गया तो उसको रोकना नहीं है। तो इसी तरह से इतना इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको 13 अधारणीय वेगों में मतलब काउंट किया गया है। अगर इसका होल्ड करते हैं तो तरह तरह का डिजीज स्टार्ट होता है, और सम्यक निद्रा एक अच्छे जीवन के लिए प्रॉपर जरूरी है। हम दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं कि आयुर्वेदीय संहिताओं में निद्रा के कितने भेद माने गए हैं। तो आयुर्वेदीय संहिताओं में निद्रा के 6 भेद माने गए हैं। सबसे पहला होता है तमोभाव निद्रा। तमोभाव निद्रा का मतलब होता है कि तम जो है हमारे मन का गुण है। अगर मन में तम की मात्रा बढ़ेगी या हमारे शरीर में तम का प्रभाव बढ़ेगा तो जो नींद आएगी उसको तमोभाव निद्रा कहते हैं। यह एक अरिष्ट सूचक है, मतलब कि ये मतलब एक साइन सिम्टम है जो शरीर को बताता है कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। दूसरा जो आता है श्लेष्म समुद्भवा निद्रा, मतलब कि हम वैसा भोजन करें जिससे शरीर में कफ बढ़ जाए। कफ अगर बढ़ेगा तो श्रोतोरोध होगा, और श्रोतोरोध होगा तो उसके वजह से शरीर में क्या होगा, निद्रा उत्पन्न होगी। ऐसे नींद को श्लेष्म समुद्भवा निद्रा कहते हैं, यानी कि कफ कारक वस्तुओं के कारण नींद की उत्पत्ति। तीसरा जो होता है मन शरीर श्रम संभवा, यानी कि शरीर और मन इतना थक गया है कि ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय से मुक्त होकर नींद में चला जाता है। फिर चौथा होता है आगुंतकी, मतलब आ गया। ये भी एक प्रकार का अरिष्ट सूचक निद्रा है, ये भी मतलब निंदित निद्रा है। पांचवा है व्याधि अनुवर्तनी, मतलब किसी रोग के कारण, जैसे कफज रोग हो गया आपको, सर्दी खांसी, कफ कारक बुखार, कफज बुखार, या कोई भी कफ के रोग हो गया और उसके वजह से जो अगर नींद की उत्पत्ति होती है तो
इसको व्याधि अनुवर्तनीय निद्रा कहते हैं। और छठा जो है उसको रात्रि स्वभाव निद्रा कहते हैं। यही छठा रात्रि स्वभाव निद्रा ही प्रशस्त निद्रा है, मतलब हर किसी को सेवन करना चाहिए। मतलब मतलब ये जो हम लोग पढ़े तमो भाव निद्रा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रमभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, ये पांचों जो है निंदित निद्रा है, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसे नींद। और जो प्रशस्त निद्रा है वो रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा है, मतलब रात में अपने स्वाभाविक रूप से नींद का आना जो है ये स्वाभाविक निद्रा है। अब आगे के पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे लोग दिन में सो सकते हैं। तो बोलता है क्या कि वैसे लोग जो श्रम से थक गए हों, मतलब शारीरिक श्रम इतना करते हो कि पूरी तरह से थक गए हों, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति हो, या फिर कोई भार ढोने वाला व्यक्ति हो, या कोई व्यक्ति बहुत लंबी रास्ता से चल रहा है, या फिर कोई रोगी जो है जैसे टीबी का रोगी है, या वैसा रोगी जिसको खाना नहीं पच रहा है, या वैसा रोगी जिसको धातु क्षय हो गया, मतलब शरीर एकदम क्षीण हो गया है, या एस्थमेटिक पेशेंट है, या हिचकी वाला रोगी है, व्यक्ति जो रात में जगकर थका हुआ हो, ऐसे लोग को दिन में सोना प्रशस्त है। ऐसे लोग दिन में सो सकते हैं। अब जो बिंदु है कि सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को किस ऋतु में सोना चाहिए और क्यों, तो बोलता है क्या कि सिर्फ एक ऋतु को छोड़कर किसी भी ऋतु में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पहला वह ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी के दिन में हम दिन में सो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सो सकता है सामान्यतः। क्यों सो सकता है, तो गर्मी का दिन जो है आदान काल का समय है। आदान काल का गुण क्या होता है कि सूर्य की गर्मी तेज पड़ती है तो पृथ्वी का स्नेहांश जो है घटता है, सभी जीवों का बल घटता है, वायु में रुक्षता बढ़ती है, दिन का समय लंबा होता है, रात के समय छोटा होता है। तो ऐसे ऋतु में शरीर को बल की वृद्धि करने के लिए, चूंकि सूर्य का गर्मी से बल क्षय हो रहा है, तो बल की वृद्धि करने के लिए दिन में सोने से थोड़ा सा कफ बढ़ता है। और जब मात्रा में कफ बढ़ता है, जितना हमारे शरीर में मात्रा में कफ होना चाहिए, अगर उतने स्तर तक जाता है तो वो बल कारक है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो सकते हैं। अब आगे हम यह देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के अलावा, गर्मी के सीजन के अलावा किसी भी ऋतु में क्यों नहीं सोना चाहिए, इसमें आयुर्वेदीय दृष्टिकोण क्या है। तो बोलता है क्या कि ग्रीष्म ऋतु में तो क्यों सोना चाहिए ये तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा अन्य ऋतुओं में नहीं सोना चाहिए। इसका रीजन यही है कि दिन में सोने से कफ और पित्त की वृद्धि होती है। शुरू में जब हम सोना स्टार्ट करते हैं तो कफ बढ़ने लगता है, इन्हें कि तुरंत पित्त बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। शुरू में जब हम सोना स्टार्ट करेंगे दिन में कफ बढ़ेगा, तो कफ का गुण है शरीर में भारीपन उत्पन्न करना, आलस्य उत्पन्न करना, शरीर में सोजन उत्पन्न करना। जब यही चीज थोड़ा सा और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, सिर में भारीपन उत्पन्न करेगा, मतलब सर में दर्द उत्पन्न करेगा। फिर क्या होगा कि यही चीज जब कफ बढ़ता रहेगा तो कफज ज्वर का मतलब उत्पन्न करेगा, भ्रम की स्थिति आएगी, तंद्रा की स्थिति आएगी। तंद्रा का मतलब यह होता है कि जैसे हमको हर पल नींद तो लग रहा है, लेकिन हम सोने जब जाते हैं तो हमको नींद नहीं आएगा, इस स्थिति को तंद्रा कहते हैं। फिर यही चीज और बढ़ेगा तो अरोचक स्थिति आएगी, मतलब कोई भी चीज करने में इच्छा नहीं आएगा। शरीर में कफ बढ़ेगा तो नौजिया की टेंडेंसी आएगी, मतलब बार बार उल्टी जैसा मन करेगा। राइनाइटिस का डेवलपमेंट होगा, नाक से पानी वानी आएगा, टॉन्सिल का इनलार्जमेंट होगा। और यही सब चीज अगर ज्यादा होते रहेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी डेवलप करेगा। ठीक है, अब पित्त कैसे उत्पन्न करता है, तो हम अभी जानते हैं कि जैसे जैसे जब कफ बढ़ते रहेगा तो कफ का एक गुण होता है स्रोतोरोध करना, मतलब कि जो एक नॉर्मल चैनल है किसी भी चीज का मूवमेंट का, उस चैनल को ब्लॉक करना। तो पित्त का जो मूवमेंट है, डाइजेस्टिव जूस का जो मूवमेंट का जो ट्रैक है, अगर वो ब्लॉक्ड होगा तो फिर क्या होगा, अग्नि मांद्य होगा, मतलब खाना ढंग से पचेगा नहीं। खाना ढंग से नहीं पचेगा तो पेट में, स्टमक में ज्यादा देर तक रहेगा,
जिसके वजह से एसिडिटी और बढ़ेगी, और इसी की वजह से फिर क्या होगा, एसिडिटी डेवलप करेगा, फ्लैटुलेंस डेवलप करेगा, जो आप खाइएगा उसका ठीक से पाचन नहीं होगा। यही चीज काल क्रम में आपको मोटापा का रूप लेगा, कोलेस्ट्रॉल का रूप लेगा, यूरिक एसिड इनलार्जमेंट का रूप लेगा, और डिफरेंट टाइप के ऑर्थराइटिस का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु के अलावा किसी भी ऋतु में दिन में सोना हानिकारक है। अब हम लोग इस बिंदु पे बात करेंगे कि कैसे लोगों को, किस प्रकार के लोगों को दिन में गर्मी में भी नहीं सोना चाहिए। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि भाई आप गर्मी में सो सकते हैं, कैसे लोग हर ऋतु में सो सकते हैं, कैसे लोगों को अन्य ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, देखने वाले हैं या समझने वाले हैं कि कैसे लोग को गर्मी के ऋतु में भी नहीं सोना चाहिए। वैसे लोग जो स्थूल हो, स्थूल मतलब थोड़े मोटे हो, ठीक है, वैसे लोग जो चिकने पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हो, मतलब भारी भोजन करते हो, जिनकी व्यायाम शक्ति नहीं है, जो व्यायाम वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जो कफ जन्य रोग से ग्रसित हों, जैसे अस्थमा हो गया, डिस्पनिया हो गया, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत हो गया, यूरिक एसिड का दिक्कत हो गया, मतलब डाइजेस्टिव इरेगुलरिटी भी है, तो वैसे लोगों को दिन में भी नहीं सोना चाहिए। अब हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से नींद को समझते हैं, निद्रा स्लिप क्या है। तो बोलता है क्या कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से नींद वह अवस्था है, वह स्टेज है जिसमें सेंस ऑर्गन और मस्कुलर एक्टिविटी जो है, सेंस ऑर्गन अपना काम और मस्कुलर एक्टिविटी जो है मिनिमम हो जाता है। मतलब कि ज्ञान इंद्रिय, जो हमारा ज्ञान जिससे हमको प्राप्त होता है वो, और मांसपेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब बोल रहे हैं क्या कि नींद जो है हमेशा एक खास पैटर्न पे होता है। इस पैटर्न को सिकार्डियन रिदम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हर जीव के अंदर एक उसका अपना घड़ी होता है जिसके तहत वो कोई भी कार्य करता है। तो जिसको टेक्निकल भाषा में सिकार्डियन रिदम कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप का हार्मोन का एक चक्र है, और इसी के कारण जो है नींद की भी उपस्थिति होती है, हमारा नींद आता है। अब मॉडर्न साइंस बोलता है क्या कि नींद के दो भाग होते हैं, एक तो होता है गहरी नींद और एक होता है बिल्कुल हल्की नींद। और जो बिल्कुल हल्की नींद होती है उसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। मतलब कि वैसा नींद, मतलब इतना हल्का नींद होता है जिसमें आंख का मूवमेंट होता है, आंख की पुतलियों का मूवमेंट होता है। और इस पीरियड में लोग तरह तरह के सपने भी देखते हैं। और एक होता है सिंपल नींद, गहरा नींद, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट को हम लोग क्या कह दिए, गहरा नींद। और एक होता है बिल्कुल हल्का नींद जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। अब हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यानी कि गहरे नींद के बारे में बात करेंगे। कितना गहरा नींद पड़ता है इसके हिसाब से नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जो स्लीप है इसका 3 स्टेज है। एक को बोलते हैं N1 स्टेज, दूसरे को बोलते हैं N2 स्टेज, और N3 और तीसरे को बोलते हैं N3 स्टेज। N1 हल्का नींद है, N2 उससे गहरा नींद है, और N3 सबसे गहरा नींद है। अब बोलता है क्या कि इस नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, मतलब इस गहरे नींद की अवस्था में शरीर का तापमान गिरने लगता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, हृदय गति जो है वो कम हो जाती है, मस्तिष्क एकदम स्थिर हो जाता है और बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करता है। लेकिन दूसरी जो अवस्था है जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, जिसको पैराडॉक्सियल स्लीप भी कहते हैं, यही सबसे हल्की नींद है। जो हमारा जो पूरा नींद का भाग है, जैसे मान लीजिए कि हम 6 से 8 घंटा सोते हैं, उस पूरे नींद का जो है सबसे कम भाग जो होता है रैपिड आई मूवमेंट का स्लीप होता है। जब मनुष्य जो है एकदम गहरी नींद में होता है, जिसको हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट के N3 हमको जब पता है कि वो सबसे गहरा नींद है, तो N3 में जब शरीर होता है एकदम गहरे नींद में होता है, और उससे N3 से जब N2 यानी कि उससे हल्के नींद और या N1 या उस सबसे हल्के नींद में जब ट्रांसफर करता है, तो इस ट्रांसफर के दौरान जो अवस्था आती है, इसी अवस्था को
रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में आदमी अच्छे या बुरा सपन को देखता है। इस अवस्था में जब रैपिड आई मूवमेंट होता है शरीर में, यानी कि जब एकदम गहरे नींद से हल्के नींद में ट्रांसफर करता है शरीर, तो उसके बीच का जो अवस्था है उसी में क्या होता है, मस्तिष्क जो है लंबे लंबे तरंगे को छोड़ता है, मांसपेशियों की गति सबसे कम हो जाती है, आंख का मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसको वर्चुअल पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब कि आप समझ जाइए कि बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे क्या कि हम बचपन में भूत प्रेत देख रहे हैं और हम भाग रहे हैं, लेकिन हम भाग नहीं पा रहे हैं। ये सारा चीज इसी अवस्था में होता है। अब हम लोग देखिए कि हम लोग आजकल स्मार्ट वॉच बांधते हैं, तो उसमें स्लिप कैलकुलेशन, स्लिप मीटर होता है। तो स्लिप मीटर में भी यही रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट का ही ग्राफ को दिखाता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि एक नींद की जो अवस्था, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट होता है। और ये जो साइकिल है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट का, ये 90 मिनट का है और ये 4 से 6 बार पूरे नींद के दौरान होता है। मतलब कि हम लोग 4 से 6 बार जो है सपनों के दौर से गुजरते हैं, लेकिन लास्ट वाला ही हम लोग को याद रह पाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक उम्र के हिसाब से नींद मतलब कितना देर का होना चाहिए। तो बोल से 3 मंथ के बच्चे का नींद का आवर जो है 14 से 17 घंटा होना चाहिए। फिर बोलता है क्या कि 3 मंथ से लेकर 11 मंथ तक के बच्चे का 12 से 15 घंटा वो सोना चाहिए। फिर 1 साल से 2 साल के बीच में बोलता है 11 से 14 घंटा। 3 से 4 साल का जो बच्चा होता है, प्री स्कूल जिसको बोलते हैं, वो 10 से 13 घंटा कम से कम सोए। स्कूल में जाने वाला बच्चा जो 5 से 12 साल का होता है, उसको कम से कम 9 से 11 घंटा सोना चाहिए। लेकिन एक जो बच्चा जो है जो 13 से 17 साल का है, टीनेजर है, उसको 8 से 10 घंटा जरूर सोना चाहिए, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। और फिर बोलता है क्या कि एडल्ट जो है 17 से 18 से 64 वर्ष का जो अवस्था है, इस पीरियड में बोलता है कि 7 से 9 घंटा का स्लीप तो जरूर होना चाहिए। और 65 से ऊपर वाले का 7 से 8 घंटा चलेगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नींद का परिचय देखा, नींद के भेद देखे, कैसे ऋतु में लोगों को शयन, कैसे लोग दिन में सो सकते हैं, कैसे लोग दिन में नहीं सो सकते हैं, किस ऋतु में सोना चाहिए, किस ऋतु में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, और कैसे लोगों को किसी भी ऋतु में नहीं सोना चाहिए। अभी तक हमने यही देखा। अब हम 2 डिजीज का यहाँ पे अब डिटेल करने वाले हैं। एक में क्या है कि नींद ही नहीं आती है, जिसको निद्रा नाश या इंसोम्निया कहते हैं। और एक वो है जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब पूछो कि भाई स्लीप आती है, अरे बहुत आती है, बहुत सोते हैं, हम तो दबा के सोते हैं। ये दोनों ही स्थितियां बीमारी हैं। आयुर्वेद में एक बात हम समझिए कि एक वैल्यू है, जिसके ऊपर जाएंगे तो बीमारी है, उसके नीचे आएंगे तो भी बीमारी है। तो सबसे पहले हम लोग निद्रा नाश के बारे में बात करते हैं। तो डिस्कस किया क्या कि उम्र के हिसाब से कितना घंटे का स्लीप है होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम एक 14 साल के बच्चे के अगर बारे में बात करें, तो उसको बोलता है कि 8 से 10 घंटा स्लीप होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो वो उसको निद्रा नाश में रखेंगे, और इससे ज़्यादा आ रहा है तो अति निद्रा में रखेंगे। तो अब हम इन दोनों के चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति का निद्रा नाश हो जाए, नींद कम आए, तो उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये क्रोनिक है या एक्यूट है, मतलब अभी हुआ है या बहुत दिन से चलता आ रहा है। ये अगर नया नया डेवलप्ड हो रहा है, शुरू में हो रहा है, तो उससे पर्सन को हम अगर ठीक से तेल से मालिश कर दें, ठीक से अच्छे से तेल से मालिश कर दें, अच्छा मांस रस जो है भोजन में दें। अगर वो मांस मछली नहीं खाता है तो दही भात दे दें या दूध दही का प्रयोग कर दें, सर पर ठंडा तेल से मालिश कर दें, तो इतना ही से ही उसका मन शांत हो जाता है और उसको अच्छी स्लीप आती है। लेकिन मान लीजिए कि इससे थोड़ा सा ऊपर है वो, कि इतना भी किए तो भी नहीं आ रहा है, तो
हमको इतना तो जरूर करना है कि उसको डेली तेल मालिश करना है, उसको अच्छा से स्नान करवाना है, अच्छा भोजन देना है, इतना डेली करना है। इसके साथ ब्लड साफ करने के लिए हम लोग का एक आता है प्योरेट। प्योरेट का प्रयोग करना है, 1 चम्मच उबाल के एकदम उसको काढ़ा बना के उसको दीजिए दोनों टाइम। अब इसमें ब्लड साफ करने वाला क्यों? तो आयुर्वेद बोलता है कि हृदय में मन रहता है, और जहां हृदय में मन रहता है और जिस रास्ते पूरे शरीर में खून का बहाव होता है, उसी रास्ते शरीर में मन का भी बहाव होता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, ये बहस का विषय नहीं है। तो अगर ब्लड इंप्योरिटी रहेगी तो हृदय अशांत रहेगा, और हृदय अशांत रहेगा तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि ब्लड प्योर करने के लिए हम लोग का एक प्योरेट आता है, वो आप उसको दीजिए। साथ में मन को और शांत करने के लिए पतंजलि का मेधावटी आता है, उसको आप 2-2 गोली करके सुबह शाम दे सकते हैं, या 1 टाइम दे सकते हैं, 2 टैबलेट बेड टाइम में, या 2-2 गोली करके 3 बार दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी की जरूरत है। फिर आप द्राक्षारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, शश्वतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मी बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा बट्टी का, बहुत सारा मतलब दवाएं हैं जो एक अच्छी नींद को लाने में और शरीर को और मन को पुष्ट करने में उपयोग में आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, क्या अच्छी व्यवस्था जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही होती है। मतलब आप डॉक्टर से मिलकर अपना समय थोड़ा खर्च करके अपना आयुर्वेदीय नाड़ी का परीक्षण करवा के जब ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, वो सबसे परफेक्ट होता है। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं, अति निद्रा। जैसे अभी टीनेज वाले बच्चे लोग से पूछ ले कि नींद आती है भाई, तो हाँ सर बहुत आती है, दिन में भी आती है, रात में भी आती है, जब देखो तब सोते हैं मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगता है कि हम जीवन का रस ले रहे हैं, नहीं, ये रस नहीं है। वो होगा, डेवलप कैसे करेगा शरीर में? अति निद्रा से क्या हम बोले, अभी थोड़ा देर पहले बात किए कि कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो शरीर में भारीपन बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, अरुचि बढ़ेगा। मानसिक गुण क्या होगा? तो तंद्र, मतलब क्या होगा, जड़ता बढ़ेगा। तो मन में जड़ता बढ़ने का मतलब हो गया कि कोई बात अगर अटक गया तो उसको बार बार वो रिपीट करेगा। ठीक है, फिर यही कफ अगर बढ़ेगा तो तंद्रा का रूप लेगा, मतलब वो हर पल नींद को तो फील करेगा लेकिन नींद आएगा नहीं। कुल मिलाकर और धीरे धीरे कफज अवसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, उसका अपना दुनिया रहेगा, वो अकेलापन ज्यादा पसंद करेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि एक समय तक, मतलब एक खास मात्रा तक ही कफ जो है बल है। कफ का अधिक मात्रा भी बीमारी है, और कम भी कफ का शरीर में मात्रा अगर घट जाना भी बीमारी है। इसलिए निद्रा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। इसको समझिए और जितना बैलेंस्ड है उतना ही लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कृपया करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हमको कंटेंट मिल सके और हम नया वीडियो बना सके। प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।